नमस्कार साथियों, केएस कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग जीव विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे, मानव रोग के बारे में। इसमें हम लोगों ने जीवाणुओं के द्वारा और विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों पर विस्तृत चर्चा कर ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। कौन कौन से रोग होते हैं, उनका मानव शरीर पर क्या प्रभाव होता है, इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग परजीवी होते क्या हैं, इनका तरीका क्या है मनुष्य के शरीर पर अटैक करने का, या किस तरीके से ये प्रभावित करते हैं। उन सब चीज़ों को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो देखते हैं परजीवी होते क्या हैं। तो परजीवी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने तथा जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेजबान जीव कहते हैं। अर्थात परजीवी जिन जीवों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहते हैं, कैरियर या मेजबान कहते हैं। तथा परजीवी क्या करते हैं, पूरी तरह से मेजबान के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसके पोषक तत्वों का सेवन करते हैं और क्या करते हैं, अपने शरीर की वृद्धि करते हैं, जिससे मेजबान के शरीर को क्या होती है, हानि पहुंचती है। अगर उदाहरण की बात करते हैं कुछ परजीवी, तो वो क्या है, जैसे कि जूं है, यह क्या करता है, मनुष्य के शरीर पर रहता है, या जीवित जीव जो है उनके शरीर पर रहता है और उनके खून इत्यादि को पीता है और अपने अपने आप को क्या करता है, बढ़ाता है, अपने जनाधार को बढ़ाता है, अपनी संख्या बढ़ाने का काम करता है। और दूसरा क्या है, मलेरिया का परजीवी है मच्छर। इसको क्या कहते हैं, मादा एनाफ्लीज। ये भी क्या करता है, ये भी क्या करता है, कैरियर या किसी जीव के शरीर से क्या करता है, खून को चूसता है और उसे प्रभावित करता है और अपनी वृद्धि करता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा परजीवी होते क्या हैं और अपने जीवित रहने के लिए वो क्या करते हैं, जो कैरियर होता है उसका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं परजीवी होते कितने प्रकार के हैं। तो परजीवियों के प्रकार की बात करेंगे तो ये मुख्यतः कैसे कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी मतलब जो जो दूसरे जीवों पर या जो मेजबान जीव हैं उन पर बाहर रहकर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। जैसा कि हम लोग देख लेते हैं जू है, जिसको देहाती भाषा में के लिए जुआ कहते हैं। तो जुआ क्या होता है, मनुष्य के या किसी गाय बैल भैंस ये सब है, इनके शरीर में रहकर ऊपर रहकर क्या करता है, उनके खून को चूसता है। इसी तरीके से मच्छर है, ये भी क्या है, बाहर से ही क्या करता है, खून को चूसता है और क्या करता है, मेजबान को हानि पहुंचाता है। इसी तरीके से क्या है, दूसरा है आंतरिक परजीवी। तो आंतरिक परजीवी मतलब जो मनुष्य के अंदर रहकर उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आंतरिक परजीवी कहलाते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण क्या है, फीता करें, जिसको हम लोग टेप वर्म भी कहते हैं। यह क्या करता है, मनुष्य की आंत में रहता है और उसमें रहकर उसमें उपस्थित पोषक तत्वों को क्या करता है, चूसता है, खाता है, जिससे कि मनुष्य क्या है, उसको संपूर्ण आहार प्राप्त नहीं हो पाता है जितना वो खाने के रूप में या विभिन्न तरीके से लेता है। उसमें से यह एक बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब कर लेता है, खा लेता है, जिससे कि इससे प्रभावित व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है और विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। आगे देखते हैं तीसरे नंबर का परजीवी जो है उसको क्या कहते हैं, स्थायी परजीवी। स्थायी मतलब यह एक बार मनुष्य के शरीर में अगर प्रवेश कर गया तो यह फिर वहीं अपना घर बना लेता है, अतः यह दोबारा बाहर नहीं निकलता है। यह क्या होता है, एक बार शरीर में प्रवेश कर जाने के बाद क्या करता है, जीवन भर के लिए वहीं बस जाता है और उसी से अंदर रहकर ही क्या करता है, पोषक तत्वों को प्राप्त करके अपने वंश को बढ़ाता चला जाता है, यानी परजीवियों की संख्या बढ़ती चली जाती है और क्या होता है, ये संबंधित व्यक्ति को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो यह था स्थायी परजीवी। आगे देखते हैं अवधीय परजीवी क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, ये परजीवी केवल कुछ समय के लिए ही क्या होते हैं, एक निश्चित अवधि के लिए। इसका नाम से ही लग रहा है कि अवधि मतलब किसी निश्चित टाइम पीरियड तक ये रहते हैं, अटैक करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। इस तरीके इसमें क्या आता है, ये परजीवी क्या होते हैं, केवल कुछ समय के लिए ही मेजबान के शरीर के संपर्क में आते हैं और फिर क्या करते हैं, अपना काम करके निकल लेते हैं। जैसे क्या है, उदाहरण के लिए मच्छर को देखते हैं तो मच्छर आता है, हम लोगों पर बैठता है और काट लेता है, खून पीता है, उसके बाद में क्या, या तो उड़ जाता है या फिर मर जाता है। इसी तरीके से
और भी बहुत सारे परजीवी होते हैं, जैसे कि मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, जुआ हो गया। इस तरीके के जो होते हैं, जुआ तो खैर स्थाई स्थाई परजीवी में आता है। जुआ जुआ जो है आंतरिक परजीवी के अंतर्गत है। यहाँ पर मच्छर हो गया, मक्खी इत्यादि को हम लोग ले सकते हैं। तो ये जो है खून पीने के बाद क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि परजीवी कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से यह अपनी वृद्धि करते हैं। आगे नोट के रूप में क्या है, परजीवी क्या होते हैं, मेजबान के संपर्क में आने के बाद उसके स्वास्थ्य पर क्या करते हैं, नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और क्या करते हैं, उसे बीमार बनाने का काम करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा परजीवी जो है मनुष्य के शरीर में अगर प्रवेश कर जाता है तो किसी न किसी तरीके से उसको हानि ही पहुंचाता है। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से परजीवी कौन कौन से रोग फैलाते हैं। चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं किस परजीवी से कौन सा रोग होता है और वह मनुष्य के किस शरीर को प्रभावित करता है और उसका वाहक कौन है या उसके वाहक का काम कौन करता है। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले रोग की बात अगर करते हैं, उसका नाम है कालाजार। यह किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह मनुष्य के अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। अस्थि मज्जा की बात करेंगे, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोन मैरो, या क्या था, हड्डियों में पाया जाता है, उसको यह प्रभावित करता है। और इसके परजीवी की अगर बात की जाए तो ये लिस्मेनिया नामक इसका परजीवी होता है, जो यह कालाजार के लिए उत्तरदायी होता है। इसके वाहक की बात करें तो बालू मक्खी इसका क्या है, वाहक है, जिसको क्या कहते हैं, डोनावानी कहते हैं। बालू मक्खी के द्वारा यह रोग, बालू मक्खी जो है इसके कैरियर का काम करती है, किसके, लिस्मेनिया के, जो क्या करता है, कालाजार फैलाता है और वह प्रभावित इसको करता है, अस्थि मज्जा को। दूसरे रोग की बात करेंगे तो वह है पायरिया। यह बहुत ही कॉमन समस्या है, यह बहुत ही कॉमन रोग है जो सामान्यतः जो लोगों में देखने को पाया जाता है। और यह क्या करता है, मनुष्य के मसूड़ों को प्रभावित करता है, मसूड़े इससे प्रभावित होते हैं। और इसके परजीवी की बात करेंगे तो ये एंटामीबा जिंजिविलिस नामक परजीवी जो है पायरिया के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ माना जाता है। इस रोग की खास बात यह इस रोग में जो है रोगी के मुंह से क्या होती है, बहुत ही तीव्र दुर्गंध आने लगती है। और अगर यह रोग अपना भयावह रूप ले ले तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को जो है विभिन्न तरीके की मसूड़ों की समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिसमें मनुष्य या संबंधित व्यक्ति के दांत इत्यादि पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं और अत्यधिक तीव्र मल से भी तीव्र दुर्गंध मुंह में देखने को मिलती है। तीसरे रोग की बात करेंगे तो ये मलेरिया है। इसका परजीवी अगर जो है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। और यह कैरियर का काम इसका मादा एनाफ्लिज मच्छर करती है, अर्थात मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग फैलता है। इसमें क्या होता है, यह तिल्ली यानी स्प्लीन को प्रभावित करता है और लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनको प्रभावित करता है। इसका पता लगाने के लिए डॉक्टरों के द्वारा ब्लड टेस्ट किया जाता है। और इसके प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी जो है इसके लिए उत्तरदायी माना गया है। इसमें रोगी को तेज बुखार, ठंड लगकर बुखार इत्यादि समस्याएं या लक्षण देखने को मिलते हैं। अगला रोग है पेचिस। यह क्या है, यह एक आंतों की बीमारी है और इसके लिए उत्तरदायी परजीवी जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इसके द्वारा जो है पेचिस होती है और यह मनुष्य के आंतों को प्रभावित करती है। इसमें रोगी को बार बार टॉयलेट जाने की समस्या देखने को मिलती है, पेट में गंभीर तरीके का दर्द और मरोड़ इत्यादि इन चीज़ों का सामना करता है और इसके लिए उत्तरदायी एंटामीबा हिस्टोलिटिका को पाया गया है। अगले रोग की बात करते हैं तो यह है निद्रा रोग। यह क्या होता है, मनुष्य के मस्तिष्क पर अटैक करता है। इसके प्रोटोजोआ की बात करें तो ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ है जो इसके लिए उत्तरदायी है। और इसके वाहक का काम कौन करता है, सीसी मक्खी करती है। इसके काटने से ही क्या होता है, निद्रा रोग की बीमारी मनुष्य में आ जाती है। इस रोग की विशेषता यह है, इस रोग से पीड़ित रोगी जो है दिन के अधिकतम समय सोता रहता है, अर्थात थोड़े समय के लिए उठता है फिर सो जाता है। और यह समस्या इतनी गंभीर हो जाती है, इसमें मनुष्य जो है रोगी
की मृत्यु तक हो जाती है। इतनी ज़्यादा मात्रा में सोने का आदी हो जाता है रोगी, तो इसमें जो है इस मस्तिष्क बुरी तरीके से प्रभावित होने के कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके वाहक का काम कौन करता है? सीसी मक्खी विशेष तरीके की मक्खी है जो इसके वाहक का कार्य करती है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस परजीवी के द्वारा कौन सा रोग मनुष्यों में फैलता है और वह किस तरीके से उसके अंगों को प्रभावित करता है। अगर इसको याद करने की बात करें, अगर ट्रिक की बात की जाए तो एक ऐसी ट्रिक है जिसको हम लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आप दोबारा इसको नहीं भूलेंगे। तो ट्रिक क्या है? प्रोटोजोआ पे काम सौंपा। प्रोटोजोआ से मतलब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। और ट्रिक कहाँ से शुरू होती है? पे काम सौंपा। पे काम सौंपा मतलब पे से क्या हो जाएगा? पेचिस। का से क्या हो जाएगा? कालाजार। माँ से क्या हो जाएगा? मलेरिया। सौ से क्या हो जाएगा? सोने की बीमारी, जो किससे होती है? सीसी मक्खी से होती है। और पा से क्या हो जाएगा? पायरिया। इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से परजीवी से होने वाले रोग, उनके द्वारा प्रभावित होने वाले अंगों के बारे में एक विस्तृत चर्चा की। और इसके नोट्स बना लें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आशा है कि यह वीडियो जो है आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही लाभकारी होगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फफूंद और कवक से होने वाले रोगों। चलिए साथियों, अब हम लोग कवक अर्थात फफूंद अर्थात कवक से होने वाले रोग, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंगल डिजीजेस, यानी कि कवक या फफूंद से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और यह मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करते हैं और क्या दुष्प्रभाव मनुष्य के शरीरों पर इसके देखे जाते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कवक या फफूंद होता क्या है। तब फफूंद क्या है? एक प्रकार का जीव है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। अर्थात फंगल को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में कवक कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं? जो ना तो पूरी तरह से पौधे होते हैं और ना ही जानवर होते हैं। ये मुख्यतः सड़े गले पदार्थों पर जीवित रहते हैं और क्या करते हैं? वातावरण में उपस्थित मृत कार्बनिक पदार्थों के विघटन का काम करते हैं। अर्थात इनका काम क्या होता है? सड़े गले पदार्थ विघटन करते हैं और मृत जीव जंतुओं के शरीर का भी ये क्या करते हैं? विघटन करने का काम करते हैं। अब इनके प्रकार की बात करते हैं तो ये मुख्यतः कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? मशरूम। मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक है। यह एक सामान्य कवक है जो क्या होता है? भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग, जैसे कि जो मांसाहारी लोग होते हैं वो प्रोटीन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? मांस इत्यादि का सेवन करते हैं। अगर कोई शाकाहारी मनुष्य है या जीव है, वह प्रोटीन की मांस के समान ही प्रोटीन प्राप्त करने के लिए क्या मशरूम का सेवन कर सकता है। इसमें क्या होता है? 42% तक प्रोटीन पाई जाती है। दूसरा क्या है? फफूंद। यह क्या है? यह मुख्यतः बासी खाद्य पदार्थों पर उगता है। यह क्या पाया जाता है? बासी रोटी हो गई या बासी चावल हो गए या अन्य खाद्य पदार्थ हो गए जो ज़्यादा दिनों तक रखे रहते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं, उन पर हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं हल्की हल्की काई जैसी दिखाई देती है, रोएदार, वो क्या होती है? फफूंद होती है, जो सफ़ेद भी हो सकती है, हरी हो सकती है और काले रंग की हो सकती है, जो आसानी से हम लोगों को पुराने हो चुके खाद्य पदार्थों में डबल रोटी, ब्रेड और गेहूं की रोटी, चावल इत्यादि पर आसानी से देखने को मिल जाती है। उसे क्या कहते हैं? फफूंद कहते हैं। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो एक खमीर। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ईस्ट। इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? शराब बनाने में किया जाता है। शराब के लिए जो गुड़ इत्यादि को घोल कर रखा जाता है, उसमें लहन एक तरीके से बोलिए तो उसको उठाने के लिए, जल्दी तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ईस्ट का प्रयोग करते हैं। और डबल रोटी बनाने में, केक इत्यादि को बनाने में, उसमें उभार प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने फफूंद के या कवक के प्रकार देखे और उनका प्रयोग देखा। अब बात करते हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो इनमें क्या होता है? कवकों में हरित लवक नहीं पाया जाता है और हरित लवक ना होने के कारण यह क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अर्थात यह
भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे तरीकों पर निर्भर रहते हैं। दूसरी विशेषता क्या है, ये सड़े गले तथा मृत पदार्थों से ही क्या करते हैं, अपना पोषण अर्थात भोजन प्राप्त करते हैं, उसी से अपनी वृद्धि करते हैं। इनका प्रयोग, तीसरी विशेषता क्या है, इनका प्रयोग मुख्यतः खाद्य पदार्थों, दवाइयों इत्यादि के बनाने में किया जाता है, या खाद्य पदार्थों या दवाइयों के फार्मास्यूटिकल कंपनी इत्यादि में इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे किस फफूंद या किस कवक के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, वह मनुष्य के शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अब हम लोग देखते हैं फफूंद से होने वाले रोग और उससे संबंधित कवक, यानी कि किस कवक से कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले गंजापन। गंजापन क्या है, ये कवक से होने वाला रोग है। इसके लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है, टीनिया कैपिटिस। इसका क्या नाम है, टीनिया कैपिटिस नामक कवक के द्वारा क्या होता है, गंजेपन का रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, रोगी के शरीर के बाल झड़ जाते हैं। रोगी के शरीर के सिर तथा अन्य भाग भी शामिल है इसमें। तो इसमें क्या होता है, गंजेपन में क्या होता है, टीनिया कैपिटिस के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, मुख्यतः रोगी के सिर के बाल पूरी तरीके से झड़ जाते हैं और इसमें शरीर के अन्य भाग भी इसमें शामिल है, यानी कि अन्य भागों के भी बाल इस रोग में गिर जाते हैं या गिर सकते हैं। अगला रोग क्या है, दाद। दाद क्या है, यह भी एक क्या है, कवक जनित रोग है। इसमें इसके लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है, तो ये है ट्राइकोफाइटान नामक कवक के द्वारा क्या होता है, दाद होता है। या रोगी के शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। इसमें रोगी के शरीर पर क्या होता है, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। क्या हो जाता है, चकत्ते पड़ते हैं, चकत्ते पड़ना। और क्या होता है इसमें, खुजली, जलन। दाद में क्या होता है, रोगी के शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, उनमें खुजली होती है और जलन इत्यादि की शिकायत देखने को मिलती है। इसे क्या कहते हैं, दाद कहते हैं। तो यह क्या है, एक कवक जनित रोग है। संबंधित कवक कौन सा है, ट्राइकोफाइटान। अगले रोग की बात करते हैं, उसका नाम है खाज। इसके लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है, तो यह है एकेरस स्केबीज। एकेरस स्केबीज क्या है, खाज। खाज में क्या होता है, ये दाद का ही एक रूप है। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर पर दाने इत्यादि भी, शरीर पर दाने इत्यादि भी हो सकते हैं, जिनमें खुजली व जलन होती है। इसमें क्या होता है, शरीर में दाने हो जाते हैं रोगी के, और उसमें खुजली, जलन और पस इत्यादि की समस्या भी देखने को मिलती है। क्या कहलाता है, खाज कहलाता है। अगला क्या है, एथलीट फुट। यह भी क्या है, कवक से होने वाली एक बीमारी है। अगली बीमारी क्या है, दमा। दमा भी क्या है, कवक से होने वाली बीमारी है। इसके लिए उत्तरदायी कवक की बात करें तो क्या है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक जो है इसके लिए उत्तरदायी होता है। इसमें क्या होता है, रोगी की सांस फूलने लगती है, अर्थात उसको सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और रोगी के सांस लेने की जो सामान्य दर है वह बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कवक यानी कि फफूंद से होने वाले जो रोग हैं वह कौन कौन से हैं और उसके लिए उत्तरदायी कवक का क्या नाम है, वह शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अब बात आती है कि कोई ऐसी ट्रिक देख ली जाए कि जिससे ये दोबारा हमें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े या हमें ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो उसके लिए हम लोग एक ट्रिक देखेंगे, उसका क्या नाम है, एक एथलीट को दाद, खाज, दमा तथा गंजेपन का रोग हो गया। तो ये क्या बन गया, एक तरीके से एक लाइन बना ली हम लोगों ने याद करने के लिए, एक एथलीट को दाद, खाज, दमा तथा गंजेपन का रोग हो गया। ये आसानी से याद हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, सारे रोग इसमें समाहित हो गए। तो एथलीट से क्या हो जाएगा, एथलीट फुट हो जाएगा।
और फिर आगे दाद, खाज, दमा तथा गंजापन। तो अब हम लोग आशा करते हैं कि अब इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ेंगे तो दोबारा भूलेंगे नहीं। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। एक एथलीट को दाद, खाज, दमा तथा गंजेपन का रोग हो गया। तो इसमें एथलीट से एथलीट फुट, फिर दाद, खाज, दमा तथा गंजापन। इस प्रकार हम लोगों ने आज फफूंद अर्थात कवक से होने वाले रोगों और परजीवियों से होने वाले रोगों को बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ा। और उसके नोट आशा करते हैं आप लोग इसके नोट्स भी बना रहे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बार बार इसको देख लीजिए। ट्रिक को भी एक दो बार देख लीजिए, रट लीजिए, और जिससे कि आप आगे इसको भूलेंगे नहीं। आगे आने वाली परीक्षाएं जिनमें कि यहाँ से हर परीक्षा में एक दो सवाल पूछे ही जाते हैं, इस लेक्चर को देखने के बाद आप यहाँ से कोई भी सवाल गलत नहीं होने देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों तक भेजें, जिससे कि वह भी अपनी तैयारी में एक नया आयाम प्राप्त कर सकें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। ऐसी हमारी कामना है। और देखते रहिए केएस कॉम्पिटिटिव के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।